सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भाजपा के आयोजित कार्यक्रम को लेकर समाजवादी छात्र सभा व एनएसयूआई का हंगामा। भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई 123वीं जयंती। द सेंट्रल बार एसोसिएशन के तत्वावधान में नए कानून पर संगोष्ठी का आयोजन। और दशाश्वमेध क्षेत्र में एक जर्जर मकान के गिरने से मची अफरा तफरी। मकान के नीचे स्थित 2 दुकानें भी हुई क्षतिग्रस्त, महिला घायल। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा परिसर में दोहरा मापदंड अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा परिसर में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। परिसर में स्थित गांधी अध्ययन पीठ में किसी को कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी जाती है तो किसी को अनुमति के बाद शासन के दबाव में कार्यक्रम की अनुमति को रद्द कर दिया जाता है। यह बात युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष व महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व महामंत्री विकास सिंह ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती की अनुमति के लिए आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कही। प्रदेश प्रभारी सचिव सरिता पटेल ने कहा कि विद्यापीठ प्रशासन दोहरा चरित्र अपना रहा है और शिक्षा के क्षेत्र मंदिर में विद्वेष फैलाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर शासन के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया। साथ ही उक्त अनुमति को तत्काल रद्द करने के लिए कुलपति के कार्यालय का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विरोध करते हुए हमने ज्ञापन देते हुए ये कहा है कि विगत तरीके से जिस तरीके से आपने अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया, इस कार्यक्रम को भी निरस्त करिए क्योंकि ये भी राजनीतिक कार्यक्रम है। इसी के तहत हम सभी छात्र नेताओं और पूर्व के जो छात्र संघ पदाधिकारी हैं मिल करके कुलपति जी को एक डेलीगेशन मिला है और उनको ज्ञापन दिया है। लेकिन कुलपति का कहना है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। इन लोगों का उस दौरान ये कहना था कि अजय राय जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और वो यहाँ नहीं आ सकते। जब वो नहीं आ सकते तो ये किस आधार पे आ रहे हैं, इस बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। शनिवार को ही तेज बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर में जगह जगह जल जमाव होने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। शनिवार को शाम हुए तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई। तेज बारिश के कारण मौसम जहां खुशगवार हो गया, वहीं शहर के कई निचले हिस्सों में घुटने भर पानी लग गया। इसके चलते शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। बारिश के दौरान दशाश्वमेध घाट का नज़ारा अद्भुत दिखा। यहाँ प्रतिदिन होने वाले गंगा आरती में श्रद्धालु रोज की तरह भारी संख्या में उपस्थित रहे, लेकिन भारी बारिश के बाद भी वह अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए। उनके इस आस्था को देखते हुए आयोजकों ने भी गंगा आरती को प्रतिदिन की तरह ही पूरे भव्यता के साथ संपन्न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा और बारिश के बीच ही गंगा आरती का अद्भुत दृश्य दिखा। गंगा आरती शुरू हुई, वैसे ही काफ़ी जोर से पानी बरसना शुरू हो गया और लेकिन बारिश पे जो है आस्था वो भारी पड़ी और जो दर्शनार्थी जितने लोग देश विदेश के कोने कोने से माँ गंगा की भव्य महाआरती देखने आते हैं वो अपने यथास्थान ही बैठे रहे। सभी दर्शनार्थी जैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ, हर हर महादेव के जयघोष के साथ आरती शुरू हुई। सब लोग उसमें नारा लगाए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बैठ करके पूरी आरती का आनंद लिया। शनिवार को दोपहर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की डोली यात्रा जगन्नाथ मंदिर से मौसी घर रथ यात्रा के लिए रवाना हुई। भगवान जगन्नाथ के स्वस्थ होने के बाद शनिवार की दोपहर बाद 3:30 बजे जगन्नाथ प्रभु की डोली यात्रा 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की मौसी घर के लिए निकली। गाजे बाजे और भक्तों के जय जगन्नाथ हर हर महादेव को उद्घोष के बीच शोभा यात्रा 80 चौराहे से होते हुए आगे बढ़ी। भाई बहन के साथ डोली में सवार भगवान जगन्नाथ को नवाबगंज, खोजवा, शंकुलधारा, द्वारकाधीश मंदिर, बैजनाथ मंदिर होते हुए रथ यात्रा बेनीराम के बगीचे में लाया गया। यहाँ प्रभु रात्रि विश्राम करेंगे। रथ यात्रा महमूरगंज मार्ग पर प्रभु का श्रीयंत्राकार रथ सजकर तैयार है। रविवार की सुबह प्रभु जगन्नाथ भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से मेले की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। काशी का रथ यात्रा मेला यहाँ के धार्मिक उत्सव में से एक है और इसे लखा मेले के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अब उतनी भीड़ नहीं होती। रथ यात्रा के लिए मान्यता है कि जो लोग मेले में भाग लेकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं उनके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी आती है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ 80 से जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा स्थित अपनी मौसी घर स्वस्थ होने के बाद आते हैं।
अस्सी से रथ यात्रा की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। इस मेले की खासियत यहाँ की ननखटाई है, जिसका भोग भी भगवान को लगता है। कई तरह की ननखटाई यहाँ के मेले में मिल जाएगी। इसके अलावा चाट, फास्ट फूड, फल और बच्चों के खिलौनों आदि की दुकानें भी सस्ती हैं। मेला की समाप्ति 9 जुलाई की देर रात के बाद होगी। लोक मान्यताओं के अनुसार भीषण गर्मी में भक्तों के प्रेम में वशीभूत भगवान उन्हें स्नान कराने से मना नहीं कर पाते। भक्त प्रभु को इतना स्नान करा देते हैं कि वह बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद वे 15 दिनों तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या तक स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। इस दौरान मंदिर का कपाट बंद कर भगवान को तुलसी और परवल के जूस, पथ्य सहित अन्य औषधियां दी जाती हैं। उपचार से स्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ ने शुक्रवार को अपने 80 स्थित मंदिर में भक्तों को दर्शन दिया। इसके बाद शनिवार को मौसी के यहाँ रहकर आहार विहार करने चले जाते हैं। काशी के प्रसिद्ध रथ यात्रा मेले में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक 7 से 10 जुलाई तक रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। यह व्यवस्था रोजाना शाम 4 बजे से भोर 3 बजे तक लागू रहेगी। एडीसीपी ट्रैफिक राजेश कुमार पांडे ने लोगों से रूट डाइवर्जन का पालन करने की अपील की है। एम्बुलेंस और शव वाहन को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रभु जगन्नाथ जी महाराज जगन्नाथ मंदिर से भक्तों के द्वारा जहाँ पे जो है परंपरा रही है सदियों से, दसों हजार की भीड़ है। भक्तगण पालकी को लेकर के काशी भ्रमण करते हुए तो जाएंगे रथ यात्रा। 3 दिन मेला रहेगा, वहाँ भी भक्तों को दर्शन देंगे और प्रभु की जो है विधिवत जो है वहाँ मेला लगता है, जो है वहाँ तमाम दूर दूर से भक्त आते हैं। आज उसी परंपरा के तहत जो है यहाँ स्थानीय लोग और दूर दूर से आए हुए लोग पालकी को लेकर के पैदल जो है निकलेंगे। जो है भगवान एक संकेत देते हैं, अषाढ़ के पानी में किसी को भीगना नहीं चाहिए। प्रभु जब अषाढ़ के बारिश में जब भीगते हैं तो वो बीमार होते हैं और इस बीमारी में प्रभु को केवल तुलसी दल और मरीच और वगैरह का काढ़ा का भोग लगता है। और 14 दिन प्रभु बीमार होने के बाद आज सुबह वस्त्र धारण करके, सफ़ेद वस्त्र धारण करके उठे हैं। आज यहाँ से प्रभु जगन्नाथ जी अपने गढ़ के साथ जो है वो भ्रमण पे निकलेंगे और अपने ननिहाल मौसी के यहाँ ससुराल होते हुए बेनी राम के बगीचा कामाख्या रथ यात्रा पे पहुँचेंगे। और ये 250-300 साल पुरानी परंपरा है जिसके हम लोग एक तरह से वाहक बनते हैं। हम लोग इस पूर्णिमा को भगवान जलाभिषेक होने के कारण अस्वस्थ हो गए थे। 15 दिन तक वो अज्ञात वास में निवास किए और उन्हें काढ़े का प्रसाद का भोग लगा। वही भोग भक्तों को वितरित किया गया। अमावस्या ज्येष्ठ आषाढ़ अमावस्या को भगवान प्रकट हुए, परवल का जूस उनको दिया गया और नाना प्रकार के भोजन से उनको भोग किए। और आज काशी भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए पालकी पर सवार होकर भक्तों द्वारा प्रस्थान रथ यात्रा में बेनी राम बगीचे में जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन। दशाश्वमेध इलाके में एक जर्जर मकान के गिरने से अफरा तफरी मच गई। वाराणसी के दशाश्वमेध इलाके में एक जर्जर मकान गिरने से अफरा तफरी मच गई। मकान के नीचे की 2 दुकानें भी बुरी तरह से टूट गईं। गली में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। लोगों ने देखा कि मकान नंबर 32/22 गिरकर ध्वस्त हो चुका है। इस दुर्घटना में एक महिला को हाथ में हल्की चोट आई है। बताया जा रहा है कि मकान का आगे का हिस्सा गिरा था, इसलिए लोग पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गए। दशाश्वमेध गली में जब लोगों ने मकान गिरा देख तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया तो मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कटवा दिया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं मिला। एक महिला को हल्की चोट आई थी। लोगों ने बताया कि यहाँ पर मकान के मालिक नहीं किराएदार ही रहते थे। 100 साल से ज़्यादा पुराना मकान बताया जा रहा है। मगर मेरा दुकान एकदम तोपा गया है। किस चीज़ की दुकान थी आप वहाँ पे? आप हमारा दुकान यही चिप्स उसका दुकान था। कोई चोटी लोटी तो नहीं हुआ? नहीं, चोट उट नहीं कोई को हुआ। हम आए नहीं थे, देर हमको आज देर हो गया है, इसीलिए हम बच गए। ये माला वाली भी बच गई। आप लोगों की 2 दुकानें थी वहाँ पे? हाँ, हमारा 2 दुकान था, हम भी बच गए। माला वाली जैसे ही दुकान खोल के बैठ रही थी उसी तरह मकान भर भर गिर गया। हमारा दुकान तो एकदम ही तोपा गया है। पूरा सामान हमारा नुकसान हो गया है। ये घटना घटी है 6:30 बजे के आसपास। एक जर्जर मकान था 33/32
जो कि काफ़ी दिन से जर्जर था, वो आज गिर गया है। हमें सूचना मिला तो मैं यहाँ पे आया। आने के बाद जो भी तार गड़बड़ फड़बड़ था, जो खतरे का था, उसको हटा दिया गया है। कोई खतरे का बात नहीं है। कैंट जीआरपी द्वारा चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक व्यक्ति की तलाशी में 7,66,000 रुपए बरामद हुए। वाराणसी कैंट जीआरपी के द्वारा आगामी त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मौजूद एक व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से 7,66,000 रुपये नकद मिलने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद अभियुक्त रुपए के बारे में पुख्ता सबूत न दिए जाने पर जीआरपी कैंट इनकम टैक्स विभाग को बुलाया व विधिक कार्रवाई करनी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि अभियुक्त श्याम दर्शन प्रसाद निवासी झारखंड का रहने वाला है। अभियुक्त दिल्ली से मुंबई जा रहा था। वाराणसी काशी विश्वनाथ दर्शन करने आया था। वह पास के बरामद पैसे से गाड़ी खरीदने जा रहा था, मगर कैंट जीआरपी ने नकद रुपए को लेकर बताया कि अभियुक्त के द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने के कारण पैसे को जब्त कर आयकर विभाग के अधिकारियों को लेकर पूछताछ व जांच जारी कर दिया गया है। मामले का खुलासा वाराणसी कैंट सीओ श्यामजीत ने किया। प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर जो पुराना फुटओवर ब्रिज है, वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा मिला, जिसके बैग में 7,66,000 रुपये कैश बरामद हुआ, जिसके बारे में कोई वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम रामदर्शन कुमार प्रसाद पुत्र मोती प्रसाद भगत बताया, जो रहने चतरा झारखंड का रहने वाला है तथा यह दिल्ली से ये पैसे लेके आ रहा था, उसे मुंबई जाना था। पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि यह बनारस काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हेतु आया हुआ था और जो पैसे प्राप्त हुए इसके बारे में कोई जो है संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इस मामले के बारे में हमने आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया गया है, जिनके द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुर कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा मोर्चा द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती मनाई गई। शनिवार को भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में बड़ा देव पर देश में कश्मीर में संघर्ष कर बलिदान करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती मनाई गई। श्यामा प्रसाद जी का जन्म 6 जुलाई को कलकत्ता, बंगाल में हुआ था। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर सभा को संबोधित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश के प्रति योगदान की चर्चा करते हुए कश्मीर में उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री भाजपा वरिष्ठ नेता श्यामदेव राय चौधरी थे। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू, धन्यवाद अजय गुप्ता ने किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, बाबूलाल मौर्य, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, निर्मल मिश्रा, प्रमोद चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, चंदन गुप्ता, प्रकाश केसरी, छोटू, मनीष चौरसिया, राजेश दुबे, अखिल वर्मा, कन्हैयालाल सेठ, गोपाल जी आदि उपस्थित थे। का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उन्होंने ही ये सबसे पहले नारा दिया था कि एक देश में दो निशान दो विधान नहीं सहेंगे हम। और इस योजना को लेकर के और विरोध स्वरूप वो कश्मीर की यात्रा पर निकले थे, लेकिन तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उनको षड्यंत्र के तहत कैद कर लिया और एक छोटे से कमरे में उनको रख दिया। उनको दवा भी नहीं दी, उनकी अच्छी देखभाल भी नहीं दी और उनका देहांत हो गया। तो हम देशवासियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहे हैं। उनके योगदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। जीवनदीप शिक्षण समूह में आयोजित 8 दिवसीय श्री राम कथा के 6वें दिन प्रभु राम और माता जानकी के मिलन का वर्णन किया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह के नर्सिंग हॉल में शनिवार को 8 दिवसीय श्री राम कथा के 6वें दिन प्रभु श्री राम और माता जानकी के मिलन का वर्णन किया गया। जगतगुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज ने 6वें दिन श्री राम कथा का प्रारंभ करने से पूर्व व्यासपीठ का पूजन किया। उन्होंने कहा कि जनक जी की बगिया में राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के लिए पुष्प और तुलसी दल लेने गए। तभी वहां मौजूद माली और मालिनी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, मानो भगवान ने सबका मन हर लिया हो और सब दुनिया भर की बातों को भूलकर प्रभु में लीन हो गए। साथ ही प्रभु के रूप माधुर्य का पान करने लगे। उसी समय मां जानकी अपनी सखियों के साथ पार्वती पूजन के लिए पुष्प लेने बगिया में आई। एक सखी फुलहारी देखने कुछ आगे बढ़ी, तभी उसे प्रभु के दर्शन हुए। इस दौरान वो प्रभु को देखते आनंदित होकर बेसुध जैसी हो गई। जिसके बाद अन्य सखियों के पास पहुंची तो सखियों से पूछा, क्या हुआ तुमको, तेरी हालत है क्या? सखी कुछ तो बता, क्यों काट जैसी मूरत खड़ी। आगे उन्होंने माता जानकी और प्रभु श्री राम के मिलन के दृश्य का मनोहारी वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रोताओं के मन प्रफुल्लित हो गए। सभी नाचने और झूमने लगे। जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह व डॉक्टर अंशु सिंह ने महाराज जी का तिलक और पुष्पों से स्वागत किया। साथ ही व्यासपीठ की आरती की, जिसके बाद कथा प्रारंभ हुई। इस दौरान ऋषिकेश से पधारे योग ऋषि स्वामी ओमोद गुरु, कोलकाता से पधारे संपूर्ण माया पत्रिका के प्रधान संपादक संदीप मित्रा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ओझा, जीवनदीप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी के अलावा सभी अध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे। श्री गुप्तेश्वर जी महाराज के दिशा निर्देश में चल रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट में 1 जुलाई से शुरू हुआ और ये कल तक चलेगा और सारे लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और काफ़ी उन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म के प्रति और हमारे जो संस्कार हैं उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। और इसमें और ये हम लोगों के लिए जो एक डेली रूटीन से हटकर कुछ इस तरह की चीज़ों में अगर शामिल होने का या अवसर मिलता है तो ये काफ़ी हम लोगों के लिए अच्छा है। कैसा लग रहा है कथा सुनने को? नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम अपने डेली वर्क में इतना हम लोग गुम हो जाते हैं कि कई बार शायद हम लोग अपने जड़ों से हटने लगते हैं। और जब इस तरह की कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होते हैं तो एक बार फिर से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो धर्म है वो एक ऐसा धर्म है जिस पर सबको गौरवान्वित होने की ज़रूरत है। जीवनदीप पब्लिक स्कूल के कैंपस में ये कथा हो रही है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के सौजन्य से। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी और उनकी पत्नी श्रीमती डॉक्टर अंशु सिंह जी ये लोग कथा के आयोजक हैं। और कथा व्यास जो हैं वो जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य श्री गुप्तेश्वर जी महाराज हैं और ये बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। एक डीजीपी रहने के बावजूद वो जिस तरह से कथा कह रहे हैं वो बहुत ही आनंददायक है और कथा काफ़ी वैज्ञानिक ढंग से एक नए मतलब स्वरूप में रामचरितमानस का वो कथा कह रहे हैं। संगीतमय राम कथा है, उसमें हिंदी भोजपुरी अवधी सभी भाषाओं का संगम, लोक कथाओं का संगम और अद्भुत वर्षा हो रही है, ज्ञान की आनंद की वर्षा हो रही है। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। बाबा नगरी वाराणसी में कथा हो रही है, 1 तारीख से कथा जारी है
और कल इसका समापन हो जाएगा। शुक्रवार को नए कानून पर दी सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के तत्वावधान में नए कानून पर संगोष्ठी का आयोजन सेंट्रल बार के गांधी भवन सभागार में सेंट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश संजीव पांडे को सेंट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने माला, दुपट्टा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को महामंत्री सेंट्रल बार द्वारा माला, दुपट्टा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए जनपद न्यायाधीश संजीव पांडे ने कहा कि नए कानून से डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अध्ययन और परिश्रम करके उसको समझा जा सकता है। जैसे अन्य सभी कानून है वैसे ही ये नया कानून भी है। विशिष्ट अतिथि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि नए कानून में समय सीमा का बहुत महत्व है। 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर FIR दर्ज करने, जांच करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरी होने के बाद फैसले तक की समय सीमा तय है। संगोष्ठी की अध्यक्षता सेंट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने, संचालन सेंट्रल बार के महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे, स्वागत कोषाध्यक्ष डॉक्टर संजय अग्रवाल और धन्यवाद योगेश उपाध्याय ने दिया। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह, रंजन मिश्रा, शशिकांत दुबे, निरसन कुमार झा, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, मान बहादुर सिंह, गौतम कुमार झा सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे। रविदास स्मारक सोसाइटी द्वारा शनिवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगजीवन राम की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शनिवार को दी रविदास स्मारक सोसाइटी के तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 38वीं पुण्यतिथि रविदास मंदिर राजघाट वाराणसी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। आयोजन में यूपी, बिहार से आए हुए समाज सेवियों, कवि, साहित्यकारों ने समतामूलक समाज के प्रणेता बाबू जगजीवन राम के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश में किए गए उनके अतुलनीय योगदानों को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दी रविदास सोसाइटी के सदस्य मंदिर के कार्यकारी प्रभारी मदन लाल भगत ने किया, जो बहन मीरा कुमार जी के विचारों को पढ़कर सुनाया। मुख्य अतिथि आचार्य महंत डॉक्टर भारत भूषण ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबू जगजीवन राम युग पुरुष थे। वो देश में छुआछूत, पाखंड की दीवार को गिराकर समतापूर्वक समाज का पथ निर्मित किए। गुरु रविदास के सच्चे उपासक रहे। साहित्यकार डॉक्टर जयशंकर जय ने कहा कि काशी में राजघाट स्थित गुरु रविदास के मंदिर का जो स्तंभ है, जो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक, गंगा जमुनी संस्कृति का द्योतक है, वे सामाजिक समरसता के पोषक व उन्नतशीलता के जननायक थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद अमरदेव यादव, पार्षद बबलू शाह, पुजारी राम विलास दास, गोरख यादव, बुद्धू राम, दुर्गा मानसी, महेश ब्रिजेश, रमेश गुप्ता, मोहित, अनुराग तिवारी, मदन मोहन चक्रवर्ती इत्यादि उपस्थित रहे। पूज्य बाबू जगजीवन राम की ये 38वीं पुण्यतिथि पर हम सब उपस्थित हैं और हम सब ने और समाज के लोगों ने, विभिन्न विधाओं के लोगों ने आकर के बाबूजी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बाबूजी के जो विचार थे, बाबू जगजीवन राम का जो संदेश था, उसको हम लोगों ने लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया। सच में बाबू जगजीवन राम जो है इस युग के महापुरुष थे और दलितों के सबसे बड़े नेता में थे। उन्होंने समतामूलक समाज की संरचना किया है। शुक्रवार को राजनारायण पार्क गांधी चौतरे पर हाथरस घटना में मृत आत्माओं की शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। हाथरस में हुई घटना को लेकर शुक्रवार को राजनारायण पार्क गांधी चौतरे पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान सरकार से मांग किया गया कि घटना से जुड़े सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार मृतकों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के संयोजक इरफान खान थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जन्नत अख्तर, भाई बाबू अंसारी, रविकांत विश्वकर्मा, सुमित कुमार शर्मा, शमशेर मंसूरी, प्रदेश सचिव युवजन सभा राजा शाहिद भाई, शुभम सेठ, गोलू, आनंद पांडे, बाबा भाई अदनान, अमन कुरैशी, अंबर आदि मौजूद रहे। हाथरस में जो सत्संग में जो घटनाएं घटी, जिसमें लगभग 125 लोग मृत हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दीप जलाए। दीप जलाकर हम अपनी संवेदना उन मृतक आत्माओं के लिए दे रहे हैं और ये हम मानते हैं कि उनके परिवार की क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं
उनको अधिक से अधिक जितना हो सके उनको मुआवजा दे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।